हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में हमने जेनेटिक्स में यूज होने वाली जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब हम मेडल के लॉ पढ़ेंगे तो इन टर्मिनोलॉजी को बार बार हम काम में लेंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उस प्रीवियस वीडियो को देखिए, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से सीखिए ताकि मेडल्स के लॉ जो मैं आज पढ़ाने शुरू कर रही हूँ आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। हम दो लॉ की यहाँ बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दो लॉ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दो नियम हम यहाँ पर मेडल के नियमों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम मेडल के बारे में जान लेते हैं कि मेडल कौन थे और उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है। ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ग्रेगरसन मेडल का फोटोग्राफ है। इनका जन्म 1822 में और डेथ 1884 में हुई है। ग्रेगरसन मेडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हिजेनट्रॉफ नगर में हुआ है। 1840 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली है तथा एक सर्च में इन्होंने ग्रेगर की पदवी के साथ कार्यभार ग्रहण किया था, इसलिए इसको ग्रेगरसन के नाम से जाना जाता है। 1851 में ही सर्च की पादरी पर कार्य करते हुए इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन हेतु वियना विश्वविद्यालय गए। इनको भेजा गया जहां पर उन्होंने गणित, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने ब्रून नगर के ही एक हाई स्कूल में 14 वर्ष तक प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान का अध्यापन किया और उसी समय पौधों की विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया एवं ऐतिहासिक संकरण किया, जिसे मेंडल का संकरण प्रयोग कहे जाते हैं। ग्रेगरसन मेडल ने अपना संकलन 1857 में उद्यान मटर यानी पाइसम सेटाइवम पर अपना प्रयोग किया है और इनका प्रयोगों का निष्कर्षण 1866 में मेडल के वंशागति नियम मेडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में प्रकाशित हुए हैं। लेकिन जब मेडल ने अपने लॉ प्रकाशित किए थे उस समय मेडल चर्चा में नहीं आए थे। इन्होंने अपना काम चर्चित नहीं कर पाए थे। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 1884 में और 16 वर्ष बाद यानी 1900 ईस्वी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है मेडल के नियमों की पुनः खोज कब की गई थी। तो मेडल का जो डेथ हुआ था उसके 16 वर्ष बाद सन 1900 ईस्वी में मेडल के नियमों की पुनः खोज 3 वैज्ञानिकों, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के ही ईवी स्मैक ने नियमों का पुनः सत्यापन किया है। इस कारण इन तीनों वैज्ञानिकों को रीडिस्कवर्स ऑफ मेडलिज्म भी कहा जाता है। मेंडल को कल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण खोजों के कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने अपना काम पाइसम सेटाइवम पर किया था और ये जो प्रयोग था उसका नाम था एक्सपेरिमेंटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था मेंडल के प्रयोग का? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप हाइब्रिडाइजेशन पर प्रयोग। इन्होंने अपना शोध पत्र प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में 1866 में 1866 में प्रकाशित किए हैं। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मेडल की रीडिस्कवरी को लेकर, एक मेडल ने अपने शोध कौन से साल में प्रकाशित किए थे उसको लेकर, शोध पत्र का क्या नाम है और शोध पत्र कौन से जो शोध अब उनका था वो कहाँ पर उन्होंने अपना प्रकाशित किया है। ये 3-4 तरह की चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। मेडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है करने से पहले उसका पूरा डिज़ाइन किया था। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर अपना काम किया था। सारी ऑफ स्प्रिंग यानी इनकी जो संतति थी उनको अच्छे से काउंटेड किया था। जो इनका टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्ट टेस्ट थी। एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट था। कंट्रोल ग्रोथ कंडीशन में पूरा अपनी निगरानी में पौधों की इन्होंने ग्रोथ दिखी थी। इनका फोकस जो है वो रिजल्ट और ट्रेड्स पर था। इस कारण इनका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा चर्चित रहा है। मेडल ने अपने एक्सपेरिमेंट हमें बात ही की अभी कि मेडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम जो उद्यान है ग्रीन गार्डन पी है उस पर अपना इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने इस पौधे को क्यों लिए, क्यों इस पौधे पर यह काम किया, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मटर का जीवन काल यानी इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कम समय का होता है, इस कारण कम समय में अधिक पीढ़ियाँ प्राप्त की जा सकती है। ये एक उभयलिंगी पौधा है यानी इसमें नर और मादा दोनों एक ही पादप पर
होते हैं। यहाँ पर इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि मटर जो है पाइसम सेटाइवम है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को इन्होंने पौधे के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर समान रहते हैं जब तक उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया जा सकता है। मेडल ने क्या किया है, स्व पॉलिनेशन को रोकने के लिए, स्व परागण को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। और क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए इन्होंने पुंकेसर को हटा दिया है, इसको इमैस्कुलेशन कहा जाता है। तो इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूव ऑफ द एंथर फ्रॉम फ्लावर, केवल फीमेल को रखा, मेल फ्लावर थे, मेल पार्ट था, उसको क्या कर दिया, इमैस्कुलेट कर दिया, उसको हटा दिया है। तो स्वपरागण रोकने के लिए उन्होंने फूलों से पुंकेसर को हटा दिया था। मेडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे के 8 लक्षणों को लेकर किया है, जिसमें 4 कुछ ट्रेट जो थे वो डोमिनेंट है और कुछ उसमें रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को प्रकट करते हैं अब 1 पीढ़ी में, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं उनको हम रिसेसिव कहते हैं। तो 8 कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने अपना प्लांट गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। ये कैरेक्टर 8 कौन कौन से इनके कैरेक्टर थे? सबसे पहले फ्लावर का कलर, 2 कलर फ्लावर, डोमिनेंट में पर्पल और रिसेसिव में वाइट। प्लांट का हाइट, टॉल डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है। सीड कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। सीड शेप राउंड है जो डोमिनेंट है और रिंकल रिसेसिव। पोड कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। पोड शेप जो इन्फ्लेटेड है वो है आपका पोड शेप डोमिनेंट और कंस्ट्रिक्टेड है, फ्लैट है, वो है आपका रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सिल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। ये 8 कैरेक्टर थे जिनके बेस पर मेंडल ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट सेट किया था। ये 8 कैरेक्टर मेंडल ने जब सेट किए तो ये मटर के 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो कैरेक्टर था वो प्रेजेंट था सीड कोर और सीड कोटिलिडीन कलर। क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्लांट हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर और पोड शेप। क्रोमोसोम नंबर 5 पर पोड कलर और क्रोमोसोम नंबर 7 पर सीड शेप। तो 4 क्रोमोसोम नंबर पर 7 लक्षण मौजूद थे, जिसमें से रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों थे, और उनको लेकर मेंडल ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया है तथा मेंडल के बहुचर्चित नियमों का प्रतिपादन किया है। आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मेंडल ने जो अपना पाइसम सेटाइवम में अपना प्रयोग किए थे, ये लक्षण कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। और डोमिनेंट और रिसेसिव भी पूछा जाता है कि कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कौन सा कलर है, कौन से हैं, वो मैंने अलग से टेबल में हम लोगों ने देखे हैं। ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये सारे के सारे रिसेसिव है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर भी कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किया था तो उन्होंने क्रॉस करवाया था, हाइब्रिडाइजेशन करवाया ना। तो कौन कौन से क्रॉस करवाए हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक जोड़ी विप्रायसी लक्षणों को लेकर 2 भिन्न भिन्न पौधों के मध्य एक जोड़ी लक्षण लेकर जब भिन्न भिन्न पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे गोल बीज वाले पौधे का संकरण छुरीदार बीज वाले के साथ, या लंबे तने वाले पौधे का संकरण बौने तने वाले के साथ। केवल एक लक्षण, एक विपर्य लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 प्रकार के विपर्य लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस 2 जोड़ी, यानी कि आपको लाल रंग झुर्रीदार बीज या फिर पर्पल कलर या सीड कोट का कलर कैसा, 2 विपर्य 2 लक्षण दिख रहे हैं ना, RR और YY, ये 2 विपर्य लक्षण हैं। अगर इन 2 विपर्य लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस 2 से अधिक लक्षण, यानी कि 2 से अधिक, 3 लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं, इसी तरह से 4, 5 या 6 लक्षणों को लेकर अगर क्रॉस करवाया जाता है तो वो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं।
आनुवंशिकता से संबंधित नियमों को ग्रिगर्स मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें मेंडल के नियमों के नाम से जाना जाता है। 3 नियमों की हम यहाँ बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज मैं 2 नियम आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। वैसे इस नियम को मेंडल के नियमों में सामान्यतः नहीं गिना जाता क्योंकि सामान्य नियम है। मेंडल के 2 प्रमुख नियम गिने जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम का मतलब है कि जब एक जोड़ी विप्रेसी लक्षणों को लेकर 2 अलग अलग पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करता है उसको प्रभावी कहते हैं और इस कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। और वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं करता है उसे डोमिनेट फैक्टर कहते हैं। यहाँ रिसेसिव फैक्टर उसको कहा जाता है। इसने एक जोड़ी विप्रासी, एक जोड़ी कौन से थे, एक समयुग्मजी लंबे पौधे और दूसरे समयुग्मजी बौने पौधों के बीच में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे लंबे थे। तो इस कारण चूँकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट किया है, प्रभावी लक्षण के अपने आप को प्रकट करने के कारण इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। जबकि F1 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण यानी जो रिसेसिव करेक्टर था, रिसेसिव फैक्टर के जो लक्षण थे वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाए थे। देखिए आप लोग, एक प्रभावी एलील्स है, दूसरा अप्रभावी है। जब 2 पौधों के बीच में आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो ये क्या है, जनक पीढ़ी है, पेरेंटल है, गैमेट्स हैं और ये इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए सभी के सभी लंबे थे, यानी कि जो डोमिनेट करेक्टर था उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया F1 पीढ़ी में। डोमिनेट करेक्टर के रिप्रेजेंट करने के कारण इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये गैमेट है T, ये गैमेट्स बने हैं TT और F1 पीढ़ी में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक जोड़ी विप्रेसी लक्षण है तो क्रॉस कौन सा होगा, मोनोहाइब्रिड। और 2 जोड़ी विप्रेसी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। और 2 से अधिक लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हम लोग कहेंगे। तो यहाँ यहाँ गैमेट्स बने, इनके बीच में हमने F2 पीढ़ी इनसे जब प्राप्त होती है, ये F2 पीढ़ी, इनके बीच में TT और TT के बीच में क्रॉस करवाया F1 पीढ़ी, तो पौधे जो प्राप्त हुए उसमें 3 टॉल और 1 ड्वार्फ था। तो रेशियो जो आया 1:3 आया इसका फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिकली रूप से देखा जाए तो ये एक शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना पौधा। तो अनुपात क्या हो गया, 1:2:1, ये 1:2:2। 1 है वो शुद्ध लंबा प्योर टॉल है, 2 है वो हाइब्रिड टॉल है और 1 है वो प्योर ड्वार्फ है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का F2 पीढ़ी का जो रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में भी प्रश्न इसको लेकर कई बार पूछा जाता है और हमारे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल के नियमन के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में जाते हैं तथा जाइगोट निर्माण में ये कारक पुनः एक साथ आ जाते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। कैसे, देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस नियम को लेकर। इट हैज़ नो एक्सेप्शन, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इट इज़ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलिल्स, यहाँ पर एलिल्स का मिक्सिंग नहीं होगा। जब एलिल्स 1 जनरेशन to 2 जनरेशन इनहेरिटेंस होंगे तो ये एलिल्स आपस में मिक्स नहीं होंगे,
प्योर रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। इसी कारण इसको लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। कैसे? युग्म विकल्पी आपस में किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं दर्शाते हैं तो एवं दोनों ही लक्षण F2PD में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि F1PD के बाद जब वापस से F2PD में हम लोग इनके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो ये लक्षण F2PD में प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि इनमें एक लक्षण F1PD में दिखाई नहीं देता है। जैसे ये TT है और ये आप एक विप्रेसी लक्षण को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं तो ये पेरेंटल पीढ़ी है और ये क्या है आपकी इसकी F1PD है। अब पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील्स। पेरेंट्स क्या करेगा? पेयर ऑफ एलील्स है पेरेंट्स के पास T और T, ये लंबा है ये बोना है तो पेयर ऑफ एलील्स हो गया ना। लेकिन बट एट द टाइम ऑफ gametosynthesis द एलील सेग्रीगेशन एंड ईच gamete receive only one factor and that why it is pure। यानी कि पेरेंट्स में एलील या कारकों का एक जोड़ा होता है लेकिन युग्मक निर्माण के वक्त जोड़ा पृथक हो जाता है एवं हर युग्मक केवल एक कारक को प्राप्त करता है, इसलिए इसे युग्मक शुद्ध होता है। कैसे? देखिए बेटा, यहाँ पर ये पेरेंट पीढ़ी है T और T, यानी एक ग्रुप यहाँ पर एक एलील्स एक पेयर में मौजूद है, लेकिन गैमेट्स बनते वक्त ये सेपरेट हो गए हैं। क्या हुए? ये सेपरेट हो गए हैं और F1PD में इस तरह से, लेकिन ये आपस में मिक्सिंग नहीं हुए हैं, ये अपनी शुद्धता को बनाए हुए रखते हैं। इस कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये आपस में दोनों मिक्सिंग नहीं होते हैं तथा F2PD में ये अपने आप को पुनः प्रकट करेंगे। F2PD में क्या करेंगे? अपने आप को पुनः प्रकट करेंगे कि ये जो लंबापन यहाँ पर है, ये जो बोनापन ये यहाँ पर है, ये F1PD में तो प्रकट नहीं होगा, लेकिन F2PD में लंबापन और बोनापन दोनों पुनः अपने आप को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। F1PD में केवल एक कैरेक्टर प्रकट होता है और वो कौन सा है? केवल लंबेपन का। बोनेपन का कैरेक्टर F1PD में प्रकट नहीं होगा, लेकिन F2PD में दोनों कैरेक्टर पुनः अपने आप को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। इस कारण कहने का मतलब ये है कि जो एलील्स थे वो अपने आप में जो फैक्टर्स है, जो जीन को शब्द को मेंडल ने क्या हम कारक शब्द यूज कर रहे हैं ना, वो जीन के लिए, वो मेंडल ने जीन को कारक कहा है, तो कारक जो F2PD में ये अपने आप को क्या करेंगे? पुनः प्रकट करेंगे। तो ये युग्मक जो बनेंगे, जो गैमेट जो बनते हैं, उसके अंदर कारक शुद्ध रूप में रहते हैं, उनमें आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, अर्थात युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। जैसे T युक्त युग्मक लंबाई के लिए शुद्ध है और T युक्त युग्मक बोनेपन के लिए शुद्ध है। ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है कि जो T होगा ये हमेशा लंबेपन को प्रदर्शित करेगा और ये T होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा? बोनेपन को प्रदर्शित करेगा। यही युग्मकों की शुद्धता का नियम है कि युग्मक आपस में मिक्सिंग नहीं होती है, ये प्योर बने हुए रहते हैं। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और F2PD के अंदर जो फिनोटाइप अगर देखें तो 3 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना होता है। यानी कि F2PD जो है उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो कैसा होगा? 1:2:1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? शुद्ध लाल पौधे और इनका क्रॉस किससे कराया? शुद्ध सफ़ेद पौधों से। ये इनके गैमेट्स बन गए, तो इनका गैमेट का क्या हो गया? सेपरेशन हुआ है, सेग्रीगेशन हुआ है। दैट मीन्स इट इज़ नो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैन ये जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो आपस में गैमेट्स में कारकों का मिक्सिंग नहीं है। एक ये क्या करेंगे? अपने आप को प्रकट करेंगे, यानी कि R है डोमिनेंट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? शुद्ध लाल फूल बनाएगा और ये शुद्ध सफ़ेद बनाएगा। और जब F2PD में क्रॉस करवाया जाता है तो जो करेक्टर F1PD में प्रकट नहीं हुए वहाँ कहाँ प्रकट हो जाते हैं? पुनः F2PD में लाल भी बनते हैं या हाइब्रिड बनते हैं और एक वापस से हमें शुद्ध सफ़ेद भी प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो रेशियो है 1:2:1 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो गैमेट जब ये जो कारक है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ये अपने आप को शुद्ध बनाए रखते हैं। जैसे R यहाँ पर शुद्ध लाल के लिए है तो ये शुद्ध लाल के लिए होगा, और स्मॉल r शुद्ध सफ़ेद के लिए है तो ये शुद्ध सफ़ेद के लिए होगी। तो ये जो प्योरिटी है ये हमेशा इनमें बनी हुई रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो दो लॉ हमने बात की, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि युग्मकों की शुद्धता, जब युग्मक में कारक युग्मकों की शुद्धता में जब कारक एक पीढ़ी से सबसे पहली वाली लाइन पे अगर हम लोग जाएं तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि युग्मक निर्माण के समय ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। पृथक हुए कि नहीं हुए, टी टी और टी टी पृथक हो गए अलग गैमेट में और अलग बन गए, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और जाइगोट निर्माण के समय ये वापस पुनः साथ में आ जाते हैं। जाइगोट में क्या आ गया, पुनः क्या आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी लंबापन अपने लंबेपन का अस्तित्व और बोनापन बोनेपन का अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता को बनाए रखने के कारण ही इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस नियम को अच्छे से समझिए, अपनी बुक से भी इसको पढ़िए और रिवीजन करिए ताकि आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाए। ध्यान से इसको आप लोगों को पढ़ना है पूरे चैप्टर को। अगला वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट की बात करेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम लोग मेरिल का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।